नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, मैं एक जो है डिसीजन आपके सामने लाने वाला हूँ, जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का है। बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है। ये जो है रिलेटेड टू है कर्मचारियों से अधिक भुगतान की वसूली नहीं होगी अब। आया हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला है। और ये क्या है, ये फैसला मैं आपको दिखाता हूँ और ये किस सर्कमस्टांस में, किन कंडीशन में ये जो है एक्सेस जो पेमेंट होती है उसको रिकवर नहीं किया जा सकता है। तो इससे पहले कि मैं आपको ये जजमेंट दिखाऊँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक देते रहें, अपने क्वेरीज रेज करते रहें। और धन्यवाद, मुझे काफ़ी सपोर्ट और सहयोग मिल रहा है। डे बाय डे जो है मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो चलिए मैं अब आपको सीधा ले चलता हूँ उस डिसीजन की तरफ। क्या है वो डिसीजन? तो ये एक डिसीजन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये और जो इसके फैक्ट्स थे जो वो इस तरह से है। द petitioners आर ईदर सर्विंग रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स or their successors, and since the recovery has been ordered to be effected from them or their predecessors, they have approached this court for questioning of the such recovery। ये जो petitioners है, या तो गवर्नमेंट जॉब में है थे उस वक्त, या रिटायर हो चुके हैं, या इनकी डेथ हो चुकी है, और जो इनके आगे जो वारिस है वो लोग जो आए थे उनसे रिकवरी के आदेश किए हैं एम्प्लॉयर ने और सरकार ने। तो इसको क्वेश करने के लिए जो है इन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच किया। बहुत सारे पिटिशनर है इसमें। तो इसमें जो मेन इशू था ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास वो था, व्हेन दीज केसेस वर टेकन अप फॉर हियरिंग द पार्टीज वर एट इडम दैट बिफोर प्रोसीडिंग टू डिसाइड each case individually, the court should lay down certain broad guidelines under which recoveries by the employers would be impermissible in law। तो इसमें जो मेन पॉइंट था जो ऑनरेबल डिवीजन बेंच के पास वो ये था कि इससे पहले कि केस को इंडिविजुअली डिसाइड किया जाए, सबसे पहले कुछ एक ऐसे प्रिंसिपल्स ले डाउन किए जाए कि वो कौन से केसेस है, वो कौन से हालात है, सर्कमस्टांसेस है जिनमें की रिकवरी की जा सकती है और या नहीं की जा सकती है। इस तरह के जो इसमें पूरा जो है काफी डिटेल में बहस हुई है, बहुत लंबी जजमेंट है। तो इसमें जो प्रिंसिपल्स थे वो था, द प्रिंसिपल्स फॉर अलाउिंग रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट्स आर वेल laid down through series of judgments of the Honorable Supreme Court. The earlier view that such recovery should not be permitted unless overpayment can be attributed to fraud or misrepresentation on part of the employee has undergone major changes। यानी कि जो ऑनरेबल पैक्स कोर्ट की पहले की जजमेंट थी, जिसमें ब्रॉडली ये था कि अगर वो ओवर पेमेंट, एक्सेस पेमेंट किसी एम्प्लॉय को किसी उसकी तरफ से कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं किया, उसने कोई गलत तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो जो है उससे जो है वो ओवर पेमेंट नहीं होगी। लेकिन उसके बाद बहुत सारा इसमें केस हुआ है, ऑनरेबल पैक्स कोर्ट का भी, ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी, डिफरेंट हाई कोर्ट का भी। उन सबको जो एट लेंथ यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो फिर उन सबको डिस्कस करने के बाद जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी है वो जो है पैरा 34 में है। इट वॉज आफ्टर टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द एंटायर लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन रफीक मसीह टू। ये रफीक मसीह की दो जजमेंट थी। तो एक बाय फुल बेंच थी जिसमें ऑनरेबल 3 जजेस का डिसीजन था, एक बाय जो है ऑनरेबल डिवीजन बेंच थी। laid down guidelines relating to recovery in para 18 of his judgment supra. Thus, in such circumstances, it cannot be said that Rafiq Masih does not lay down correct law. In view of the aforesaid discussion as held by Honorable Supreme Court in Rafiq Masih's case supra, it is not possible to postulate all situations of hardship where payments have mistakenly been made by the employer. Yet, in the following situation, recovery by the employer would be impermissible in law। जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि एक कोई एक जो मतलब इस तरह की गाइडलाइंस सिचुएशन, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है, तो हर सिचुएशन को देख के जो है एक ही किस्म की डायरेक्शन नहीं दी जा सकती है। लेकिन कुछ एक ऐसी सिचुएशंस है जिसमें जो है रिकवरी नहीं कर सकता है एम्प्लॉयर या सरकार। तो वो क्या सिचुएशन है उनको जो है नीचे दिया गया है। ये 6-7 सिचुएशन है। नंबर 1 सिचुएशन है recovery from employees belonging to class 3 and class 4 सर्विस और ग्रुप सी एंड ग्रुप डी सर्विस। यानी कि अगर कोई एक्सेस पेमेंट होती है क्लास 3 और क्लास 4 एम्प्लॉयज को, या ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉयज को, तो उनसे वो रिकवर नहीं की जाएगी किसी भी हालत में। नंबर 2, recovery from retired employees or employees who are due to retire within 1 year of the order of recovery। और ऐसे एम्प्लॉय से भी नहीं लिए जाएंगे जो रिटायर हो चुके हैं या 1 साल के अंदर रिटायर होने वाले हैं, उनसे भी कोई रिकवरी नहीं की जाएगी। नंबर 3 जो कंडीशन है वो है रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉयज व्हेन द एक्सेस पेमेंट हैज बीन मेड फॉर ए पीरियड इन एक्सेस ऑफ 5 years बिफोर द ऑर्डर ऑफ रिकवरी इज इशूड।
ऐसे एम्प्लॉय से भी नहीं रिकवर किया जाएगा व्हेन एक्सेस पेमेंट हैज बीन मेड फॉर ए पीरियड इन एक्सेस। अगर 5 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए जो है उनको पेमेंट करते रहे, एक्सेस पेमेंट करते रहे और फिर जाके जो एम्प्लॉयर को ध्यान आया कि ओहो इसमें रिकवरी होनी है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि नो, ऐसी सिचुएशन में भी रिकवरी नहीं होगी। फोर्थ कंडीशन है रिकवरी इन केसेस वेयर एन एम्प्लॉई हैज wrongfully been required to discharge duties of a higher post and has been paid accordingly even though he should have rightfully been required to work against an inferior post। उस सिचुएशन में भी रिकवरी नहीं हो सकती है जहाँ के किसी एम्प्लॉय को किसी हायर पोस्ट पे वो जो है ड्यूटी करने के दी गई और उसकी पेमेंट भी दी गई, हालांकि वो एम्प्लॉय जो है उस हायर पोस्ट पे ना काम करने के लायक इंटाइटल था और ना ही उस सैलरी के लिए इंटाइटल था, तो उस पीरियड की भी उससे कोई रिकवरी नहीं की जाएगी। जो नंबर 5 कंडीशन है, इन एनी अदर केस वेयर द कोर्ट अराइव एट द कंक्लूजन दैट रिकवरी इफ मेड फ्रॉम द एम्प्लॉय would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover। यानी कोई ऐसी भी सिचुएशन होती है कि अब अगर रिकवरी की जाए, पहले तो काफी सारी पेमेंट दे दी कि अब वो बड़ा हार्डशिप हो जाएगी उस एम्प्लॉय से वो रिकवर करना, तो एक ऐसा बैलेंस बनाया जाए कि सिर्फ इतनी रिकवरी की जाए या ना की जाए कि जिससे कि एक बैलेंस बना जाए, इक्विटी बनी रहे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में। और जो 6 नंबर कंडीशन जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है जिसमें रिकवरी नहीं की जा सकती, वो है रिकवरी ऑन द बेसिस ऑफ अंडरटेकिंग फ्रॉम द एम्प्लॉय एसेंशियली हैज टू बी कन्फाइंड टू क्लास 1 Group A or Class 2 Group B. But even then, the court may be required to see whether the recovery would be iniquitous, harsh, or arbitrary to such an extent as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover। यानी कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ एक अंडरटेकिंग ली जाती है, लगभग हर बारी जब भी पे फिक्सेशन होती है तो उसमें एक अंडरटेकिंग होती है एम्प्लॉय की कि इन केस लेटर ऑन ये फाइंड आउट किया जाता है कि इसमें एक्सेस पेमेंट हुई है तो वो जो है वो एक्सेस पेमेंट वापस करने के लिए बाध्य होगा। तो उसमें कहा गया कि ये सिर्फ क्लास 1 और क्लास ए और क्लास 2 और क्लास बी ही एम्प्लॉय तक रखी जाएगी वो अंडरटेकिंग, और ये जो है क्लास 3 और क्लास 4 एम्प्लॉय के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। लेकिन क्लास 1 और क्लास 2 एम्प्लॉयज के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर उससे उनके लिए बहुत सारी हार्डशिप हो रही है तो उनसे भी वो रिकवर नहीं किया जा सकता है। 7 नंबर जो गाइडलाइन जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने की है वो है रिकवरी फ्रॉम द एम्प्लॉयज बिलोंगिंग टू क्लास 3 एंड क्लास 4 इवन ऑन द बेसिस ऑफ अंडरटेकिंग इज इम्परमिसिबल। यानी कि अगर क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉयज है उनसे अगर ये अंडरटेकिंग भी ली गई है तो भी उनसे रिकवरी नहीं की जाएगी। और क्लास 1 और क्लास 2 के जो मतलब जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है वो ये है कि वहाँ सिचुएशन देखी जाएगी कि कहीं बहुत अनड्यू हार्डशिप तो नहीं हो रही है अब रिकवर करने से। कंडीशन नंबर 8 जो है द अफोरसेड कैटेगरीज ऑफ केसेस आर बाय वे ऑफ इलस्ट्रेशन एंड इट मे नॉट बी पॉसिबल टू ले डाउन एनी प्रिसाइज क्लियरली डिफाइंड sufficiently channelized and inflexible guidelines for rigid formula and to give any exhaustive list of myriad kinds of the cases। Therefore, each of such case would be required to be decided on its own merit। तो ये जो है ऊपर एक इलस्ट्रेटिव है, हर केस का एक अपना डिफरेंट मेरिट होता है, तो उसके बारे में कोई जो एक डेफिनेट किस्म की गाइडलाइन नहीं दी जा सकती है, तो इसीलिए जो है हर केस को जो है अलग अलग तरीके से उसके ओन मेरिट पे देखा जाएगा। ये जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक जो है इसमें गाइडलाइंस की है। Thus, it would be clear that no inflexible rules regarding the recovery can be carved out, and each case will have to be decided on its own merit, keeping in view the broad guidelines as mentioned above। तो ये इसमें जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है, ये 8 गाइडलाइंस है, यानी कि अब जो ये मैटर सारे जो है डिफरेंट बेंचेस में गए सिंगल बेंचेस में उसके मुताबिक जो है वो सारे देखेंगे कौन से केसेस इसमें फिट बैठते हैं, उनसे तो कोई भी रिकवरी नहीं की जाएगी, जो इसमें फिट नहीं बैठते हैं फिर उनसे रिकवरी के जो आदेश हुए हैं वो मान्य होंगे। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ ये कौन सी जजमेंट है और कब ये फैसला है और कौन से ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट है। ये जो है इन द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश का है। ये 24 मार्च 22 का डिसीजन है बाय द डिवीजन बेंच है जो कंप्राइजिंग ऑफ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस तरलोक सिंह चौहान एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस चंद्रभूषण बरवालिया है। CWPOA नंबर 3145/2019 है। SS चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ HP है। इसमें बहुत सारे मैटर्स थे जो कि इसमें जो है सारे डिसाइड किए गए हैं। लगभग इसमें जो है 58 मैटर्स का डिसीजन हुआ है।
तो आशा करता हूँ कि ये जजमेंट जो है आपके काफ़ी काम आएगी और आप इसका जो है लिंक सेव कर लीजिए अपने पास और इसको जो है मैं अपनी जो प्लेलिस्ट में जो सर्विस लॉ के अंदर है या रिकवरी का कोई हेड बना हुआ उसमें डाल दूँगा ताकि आपको फ्यूचर में भी कन्वीनियंट रहे इसको सर्च करने के लिए। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। तो लेकिन बिफोर आई पार्ट माय वेज़ तो काइंडली आप जो है शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए एनकरेज करें और अपना फीडबैक देते रहें। इन केस आपके पास कोई ऐसी जजमेंट है, यू आर एन एडवोकेट कि आपको लगता है कि वो हाईलाइट होनी चाहिए, तो काइंडली उसका मुझे जो है इसी के नीचे आप लिंक भेज दें या उसका रेफरेंस दे दें, मैं उस जजमेंट को सर्च करके फिर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा ताकि सब लोगों के काम आए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।